हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पैराडाइज। आज हम काफ़ी टाइम बाद एक नया वीडियो लाने जा रहे हैं। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से बीच में हमारे वीडियोस नहीं आ पाए। अब नाउ वी होप कि हम कॉन्टिन्यूस वीडियो ला पाएँ। तो उसी सीरीज़ में मैंने सोचा कि मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री एक पूरे कॉन्टिन्यूस मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करूँ, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी बना के, एंड ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर देते हैं, फिर मिडाइवल ख़त्म करते हैं, फिर एंड में जहाँ से भी हमने एशियन छोड़ा था उसको वहाँ से हम ख़त्म करेंगे। एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमने एशियन कवर करके रखी है उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम आज शुरू करेंगे बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 1। बहुत बड़े बड़े वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस में, जिससे कि समझने में आपको चीज़ें आसान रहें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री का, दैट इज यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। मतलब जो यूरोपियंस थे उनका अराइवल इंडिया में कैसे होता है, क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो इंडिया की तरफ आए। ठीक है, तो लिखा हुआ है जैसे कि, और एक चीज़ मैं बता दूं कि एक नोटबुक आपके सामने प्लस में एक एटलस ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज एटलस सिर्फ, आप कभी ये मत सोचिए कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एटलस की नीड होती है। ठीक है, एटलस इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आपको मैप याद होना चाहिए, अपने रूम में कम से कम इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल प्लस वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल चिपका के रखिए, जहाँ पे भी आप सोते हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं और उठते जागते उन मैप्स को देखिए। ठीक है, सो एटलस प्लस 1 नोटबुक वो आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि 15th एंड 16th सेंचुरी इन इंडिया मार्क्स द अराइवल ऑफ यूरोपियंस और द कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया। तो जो कि 15th और 16th सेंचुरी है वो मार्क करती है अराइवल ऑफ यूरोपियन और कॉलोनियल पावर इन इंडिया। ठीक है, अभी हम आगे चल के क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, और वैसे भी आपको पता होगी कि सबसे पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज आए थे, है ना। उसके बाद कौन कौन कैसे कैसे आया था, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे सबको ये सारी कॉमन चीज़ें आई होप पता होंगी, फिर भी अगर ना पता, चलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे। ठीक है, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, और फिर फ्रेंच आते हैं। पोर्टुगीज सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा ऑपरेशन था जो किया गया था जिसके बाद पोर्टुगीज ने इंडिया को फाइनली छोड़ा था। ठीक है, तो सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देंगे। फिर it is remarked that Europeans came to India in search of God, glory and gold। ठीक है, यूरोपियंस क्यों आए थे इंडिया में, तो उनका वो जो रीजंस थे वो था गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। मतलब यहाँ पे गॉड से मतलब है कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, दूसरा ग्लोरी, भाई उस टाइम पे यूरोप में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, तो सब अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, है ना, टेरिटरी ऑक्यूपाई करके। फिर उसके बाद गोल्ड, भाई गोल्ड से यहाँ पे सीधा सा मतलब है वेल्थ। ओके, चलिए फिर आते हैं द क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन 7th century, the Arabs had established their domination in Egypt and Persia. Direct contact between the Europeans and India declined, and with that, the easy accessibility to Indian commodities that were greatly in demand was affected. तो रोमन एम्पायर के फॉल के बाद जो अरब्स होते हैं
उन्होंने इजिप्ट और पर्शिया वाले रीजन पे खुद को स्टेब्लिश कर लिया था, और इसकी वजह से जो वो रूट था, इसीलिए मैंने बोला था एटलस की जरूरत पड़ती है। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जो इजिप्ट वाला रीजन और पर्शिया वाला रीजन आप देखेंगे तो वहां पे इस रूट पे जो अरब्स थे उनका कंट्रोल हो गया था, इसलिए जो ये यूरो एशियन ट्रेड था ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो वहां से उनको एंटर नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ट्रेड था वो अफेक्ट हो रहा था, एंड ये एक रीजन था जिसकी वजह से जो नए रूट्स का नए रूट्स को इजाद करना चाहते थे यूरोपियंस। ठीक, अब हम आते हैं द फैक्टर्स विच प्रॉम्प्टेड यूरोपियंस टू सर्च फॉर न्यू इनरोड्स टू इंडिया। अब वो क्या फैक्टर्स थे एक्चुअली में जिन जिनकी वजह से यूरोपियंस को न्यू रूट्स की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला जो आता है वो था पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर में आता है टर्किश कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, और ये कब होता है? इन द ईयर 1453। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी है उस पे जो टर्क्स होते हैं उनका अधिकार हो जाता है, और वो इस रूट से जो भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनको पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पास होने भी देंगे तो क्या मतलब बहुत टैक्सेस लगाएंगे, है ना। दूसरा सोशल फैक्टर्स में रेनेसा का यहाँ पे सीधा सा मतलब है रिवाइवल, मतलब उस टाइम पे जो हमारी ये कह सकते हैं 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोप में एक रिवाइवल हो रहा था, मतलब उस टाइम पे लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा था, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, यू नो। तो उसकी वजह से भी नए रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तीसरा आता है रिलीजियस फैक्टर। अब रिलीजियस फैक्टर में वही कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है चैलेंजिंग ट्रेड मोनोपोली। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे जो इटली के मर्चेंट्स थे, हाँ, उनकी एक मोनोपोली थी, क्योंकि वो मेडिटेरियन के अराउंड, इटली क्या है मेडिटेरियन सी के पास में है ना, तो वहाँ पे उनकी एक मोनोपोली उन्होंने क्रिएट करके रखी थी। तो उसको चैलेंज करने के लिए अब ये था ना कि क्यों इटली ही सिर्फ इधर से ट्रेड करे, और भी सारी जो कंट्रीज थी यूरोप की वो ट्रेड करना चाहती थी, है ना। तो ये भी एक रीज़न था। फिर डिमांड फॉर ओरिएंटल गुड्स पे यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जो ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज थी वहाँ के गुड्स की जो डिमांड थी वो इधर बढ़ रही थी, क्योंकि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे रेनेसा के बाद नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, क्रॉप रोटेशन, और वहाँ पे मतलब मीट का कंजप्शन बढ़ गया था, उसकी वजह से ना स्पाइसेस की डिमांड बहुत थी, क्योंकि भाई स्पाइसेस चीज़ों में भी पड़ते हैं, एट द सेम टाइम इट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। तो ये एक रीज़न था। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें कंपस कंपस की डिस्कवरी होती है, कार्टोग्राफी, शिप बिल्डिंग ना, तो ऑल दीज रीजंस, ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से क्या होता है, जिनके कारण नए रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो सबसे पहले इंडिया में एंट्री मारने वाली यूरोपियन पावर होती है वो कौन होती है? पोर्तुगीज। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इससे पहले ये एक ट्रीटी आती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये मतलब एक स्पेन में एक सिटी है उसको कहते हैं। तो इट वाज साइंड इन 1494। ठीक है, और ये मतलब बेसिकली किसकी, तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस मैंने बताया स्पेन और पोर्टुगीज के बीच साइन होती है, और इस ट्रीटी में बेसिकली फिर से आपको एटलस की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें लिखा है अंडर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस non-Christian world was divided into two parts by an imaginary line in the Atlantic, some 1300 miles west of केप वर्डे आइलैंड। अब आपको देखना है कि केप वर्डे आइलैंड कहाँ है। ठीक है, उसके 1300 माइल वेस्ट में एक लाइन बना दी जाती है। ठीक है,
पोर्ट अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग होता यह है कि पोर्टुगल कुड claim and occupy everything to the east while Spain could claim everything to the west। ठीक, बेसिकली ये ट्रीटी उधर कुछ मैटर हो जाता है तो जो पोप होते हैं उनकी सहमति से ये ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो पोर्टुगीज होते हैं वो इंडिया में एंट्री मारते हैं। ठीक, अब द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, हाउ पोर्टुगीज बिकेम द फर्स्ट, जो पोर्टुगीज थे वो पहले कैसे बने, तो सबसे पहला जो रीजन था वो था पॉलिटिकल रूलर। तो जो पोर्टुगल था उस टाइम, वहाँ पे उस टाइम रूल कर रहे थे प्रिंस हेनरी, और प्रिंस हेनरी वाज अ किंग जिसको मतलब एक्सप्लोरेशन में बहुत मजा आता था, है ना, दैट इज व्हाई हिज निकनेम वाज नेविगेटर। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज नेविगेटर, तो वहाँ पे आप प्रिंस हेनरी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंस हेनरी, और साथ ही साथ वो जो ईस्टर्न एशिया में जो मुस्लिम डोमिनेशन था वो उसको भी कम करना चाहता था। ठीक है, बट उसकी मतलब ये सारी इच्छाएं पूरी होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक, दूसरी चीज स्पिरिट ऑफ रिलीजन सेम, भाई उधर उनको क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना था। फिर फेवरेबल फैक्टर्स इन इंडिया, उस टाइम पे इंडिया में भी फेवरेबल फैक्टर्स थे, है ना, इतनी कोई हमारी शक्तिशाली नेवल पावर नहीं थी, और एट द सेम टाइम उस टाइम पे जो बहमनी एम्पायर वो भी डिसइंटीग्रेट कर रहा था। ठीक है, तो भाई इंडिया में भी फैक्टर्स फेवरेबल थे, इसलिए भी जो पोर्टुगीज थे वो इंडिया में सबसे पहले आए। ठीक, फिर it was in 1487 that the Portuguese navigator Bartholomew Diaz rounded the Cape of Good Hope in Africa and sailed up to the eastern coast। ठीक है, सबसे पहले 1487 में एक वोएज होता है, लेकिन ये इंडिया तक नहीं पहुंचते हैं। ये कहाँ तक पहुंचते हैं, केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका तक। फिर से एटलस की जरूरत पड़ी। ठीक है, तुरंत आप अपनी एटलस को देखिए कहाँ पे है। ठीक, बट ये इंडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके 10 साल बाद जो आप नाम सुनते हैं वास्को डी गामा, वो आते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, बट आफ्टर 10 years and arrived in India slightly less than 11 months in time in 1498। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा की एंट्री होती है इंडिया में। ठीक है, आप चलिए देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में। The arrival of 3 ships under Vasco da Gama led by Gujarati pilot नेम क्या है, अब्दुल माजिद एट कैलीकट, ये सब इम्पोर्टेंट है। इन May 1498 profoundly affected the course of Indian history। 1498 के बाद जैसे ही वास्को डी गामा जी इंडिया में आते हैं, है ना, जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बाद आप देखिएगा, यही से समझ लीजिए आप यूरोपियन इंपीरियलिज्म इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर ज़ामोरिन ऑफ कैलिकट welcomed him since Calicut was an entry port and Indian trading system was itself open to all players। अब ज़ामोरिन ये किसी किंग का नाम नहीं था, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट वॉज अ टाइटल, ये एक टाइटल था। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई वास्को डी गामा जब यहाँ आता है, शायद वो 3 महीने तक यहाँ पे रहता है, और जब यहाँ से जाता है भाई तो उसको 60 टाइम्स, है ना, प्रॉफिट उधर मिलता है। फिर उसके बाद जब यहाँ से जाने के बाद 1501 में वो दोबारा से इंडिया आता है, और यहाँ पे वो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करता है कन्नौर में। ठीक, कन्नौर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे भी नहीं समझ आ रहा। चलिए, ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है वास्को के अराइवल का इंडिया में। एक तो हो जाता है प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस, जैसे मैंने बताया ना कि भाई यहाँ से जाता है तो उसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
ठीक है। अब इसकी वजह से भाई और भी जो यूरोपियन पावर्स होती हैं उनको लालच आता है ना, कि वो भी जाएं इधर से और ट्रेड करें और प्रॉफिट कमाएं। फिर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस में एक एक आता है, पोर्टुगीज ने बनाया था कार्टा सिस्टम। कार्टा सिस्टम क्या था? बेसिकली एक लाइसेंसिंग सिस्टम था, है ना, इंडियन ओशियन में। तो मतलब ये ट्रेड लाइसेंस वगैरह इशू करते थे, मतलब ये, मतलब समझिए ना, मोनोपोली क्या है, अपने हिसाब से जिसको ट्रेड परमिट देना होता था ये देते थे। ठीक है, तो इन्होंने कार्टा सिस्टम यहाँ इधर स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर कोलोनियलिज्म, कि भाई यहीं से समझ लो आप ग्लोबल इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है। ठीक है, यहीं से ग्लोबल इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है। इंडिया में रूल करेंगे, है ना, यूरोपियन पावर, और भी एशियन कंट्रीज में इनका रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ वास्कोस अराइवल इन इंडिया। ठीक, इसके बाद इनके बाद एक और आते हैं जिनका नाम होता है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ठीक है, इसमें ये कैलिकट में फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं इन द ईयर 1500। ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनसे जुड़ी हुई एक मैसेकर होता है इनसे जुड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं मैसेकर एट कैलिकट। ठीक है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि जो ये कैलिकट वाली फैक्ट्री होती है उस पर अरब मर्चेंट्स और कुछ लोकल ट्रेडर्स उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पोर्टुगीज की डेथ हो जाती है ना, बहुत सारे पोर्टुगीज की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बंदा दोबारा से उसका रिवेंज ले लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैलिकट मैसेकर क्या था, है ना, या किसके टाइम पे हुआ था। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और इस पे एक हिस्टोरियन है, वो भी कहते हैं कि मतलब कि जैसे जो भी यूरोपियन पावर्स आएंगी आगे, वो ऑब्वियसली भाई दूसरे देश से आएंगी, तो मतलब वो न्यूमेरिकली तो कम ही होंगी, है ना, तो मतलब अपना खौफ बनाने के लिए, या कोई भी ऐसा, उसको क्या बोलते हैं कि दुस्साहस ना करे, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि मतलब जो उनकी जो सुपीरियर आर्टिलरी होगी ना, उससे उनको मतलब वो कह सकते हैं ना कि क्रश कर सके, मतलब ये ऐसा लोगों में भय बनाना होगा। जैसे ये इनका नाम था, ये देखिए मैंने लिखा भी था, हिस्टोरियन विलियम ग्रीनले। उन्होंने कहा था द पोर्टुगीज रियलाइज दैट दे वर फ्यू इन नंबर्स एंड दैट दोज हु वुड टू इंडिया इन द फ्यूचर फ्लीट्स वुड ऑलवेज बी एट न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज। मतलब भाई ऑब्वियसली अब भाई पूरा देश तो ला नहीं पाएंगे, है ना, so that this treachery must be punished in a manner so decisive that Portuguese would be feared, मतलब भाई उनका भय बन जाए, and respected in the future. It was their superior artillery which would enable them to accomplish this end. Thus they created a precedent for gunboat diplomacy used by European powers in Asia during the following century, जिसमें ये हमको भी खूब परेशान करते हैं। ठीक है, सो मैंने सोचा इतना अभी जो कुछ भी मैंने दिया है, बेसिकली द फैक्टर्स विच लेड टू द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज, और आप ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे यूरोपियंस के इंडिया में आने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें। और भी जो कुछ मैंने पढ़ाया है, मेरे नोट्स पूरे मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, आप उनको पढ़िए, प्लस साथ में साथ थोड़ा सा और डीप जाके बुक्स में पढ़िए। ठीक है, इतना करने के बाद हम कल पढ़ेंगे जो जो पोर्टुगीज वॉइसरॉयज बनाए गए थे उनके बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हम इनका मोड्स देखेंगे कि पोर्टुगीज ने क्या क्या मोड्स अपनाए थे अपना कंट्रोल इन्हें स्टेब्लिश करने के लिए, और उसके बाद फर्दर देखेंगे और जो यूरोपियन पावर्स आई थी। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल सकूँ। ठीक है, एंड आप भी प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।